अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर का जो दूसरा पोर्शन है जो कि सर्कुलर मोशन वाला है, उसके मज़ीद दो पैरामीटर्स को जो है वो डिस्कस किया था, जो कि आपके पास एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन थी। और फिर उसी वीडियो के एंड में हम लोगों ने ये देखा था कि अब इस चैप्टर की थ्योरी के सिर्फ दो पैरामीटर्स रहते हैं जो कि सर्कुलर मोशन से ही रिलेटेड है, और इन दो पैरामीटर्स के अलावा एक स्पेशल केस भी है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें, दो आपके पास जो है वो मज़ीद पैरामीटर्स और एक स्पेशल जो केस है, ये तीनों की तीनों चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर करनी है। सबसे पहले ये जो होगा फिर हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा, क्योंकि पिछले वाला जो था वो आपके पास लेक्चर नंबर 4 था। तो और आखिरी लेक्चर है ये वाला जो लेक्चर है वो इस चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी का जो है वो आखिरी लेक्चर है। और जो दो मज़ीद पैरामीटर्स हैं वो हम लोगों ने कौन कौन से डिस्कस करने हैं, एक सेंट्रीपिटल आपके पास जो है वो फोर्स है और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और दोनों की डेरिवेशन जो है वो हम लोग साथ साथ करेंगे। और फिर इसके बाद एक स्पेशल केस है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो आगे इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है इसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने जो है वो मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़े हुए होंगे, और हम लोगों ने भी इसी चैनल के ऊपर जो है वो कवर किए हुए हैं। मैट्रिक क्लास के अंदर जो है वो काफ़ी डिटेल के अंदर हम लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स का भी कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ जो एंगुलर ये आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका भी कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों वाले मतलब मैट्रिक क्लास के अंदर बताए जाते हैं। इतनी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि इसकी डेरिवेशन भी है। वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम लोग जो है वो डिटेल वगैरह के अंदर गए तो थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और चीज़ें जो है वो रिवाइज करेंगे जो हम लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर बेसिकली जो है वो सीखी हुई है या फिर जो है वो हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स है? वो फोर्स, द फोर्स विच होल्ड्स द ऑब्जेक्ट इन सर्कल, एक ऐसी फोर्स कि जो होल्ड करके रखे किसको? ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के अंदर, वो आपके पास क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब ऐसी फोर्स कि जो रिस्पॉन्सिबल हो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर घुमाने के लिए, वाली जो फोर्स होती है वो आपके पास क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सिंपल सी इसकी जो है डेफिनेशन है। या फिर इसे आप लोग एक और तरीके से भी जो है डिफाइन कर सकते हो, वर्डिंग को चेंज करके। वो कैसे? कि द फोर्स विच मेक्स एन ऑब्जेक्ट, कि जो मजबूर कर दे एक ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट को टू मूव इन अ सर्कल, वो किसी एक ऑब्जेक्ट को मजबूर कर दे सर्कल के अंदर घूमने पे, सर्कल के अंदर घूमने पे, टू मूव इन अ सर्कल इज कॉल्ड आपके पास क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों का मतलब जो है वो आपके पास एक ही है। पहली वाली डेफिनेशन क्या बता रही है? कि वो फोर्स कि जो होल्ड करके रखे किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर जब वो मूव कर रहा है, तो उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह से भी बता सकते हो कि वो फोर्स कि जो किसी एक ऑब्जेक्ट को मजबूर करे सर्कल के अंदर मूव करने पे, या फिर उस ऑब्जेक्ट को जो है वो सर्कल छोड़ने ना दे, पकड़ के रखे उसको, उस फोर्स को हम लोग कौन सी फोर्स कह रहे होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और हम लोगों ने ये बात भी या फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी जो है वो मैट्रिक क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स कि जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर घुमाए या फिर सर्कल के अंदर घूमने पे मजबूर करे, उस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे होते हैं। और ये हर केस के अंदर चेंज होके आती है आपके पास, वो आप इस एग्जाम्पल से जो है वो देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम्पल लें स्टोन की, स्टोन बाय स्ट्रिंग, एक स्टोन हो और वो जो है वो आप लोगों ने बचपन में भी ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने की होगी कि एक पत्थर लो और उसको धागे से बांधो। धागे से बांधने के बाद मतलब पत्थर को धागे के एक एंड के ऊपर जो है वो इस तरह से टाई कर दो, और एक एंड जो है वो आप लोग अपने हाथ में पकड़ो और इसे घुमाना स्टार्ट कर दो सर्कल के अंदर। जब आप इसे सर्कल के अंदर घुमाना स्टार्ट करोगे, जब आप इसे सर्कल के अंदर घुमाना स्टार्ट करोगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है,
अब ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस सर्कल के अंदर जो है मूव कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को ढूंढें, सेंट्रीपिटल फोर्स को देखें कि कौन सी ऐसी फोर्स है कि जो इस स्टोन को इस सर्कल को छोड़ने नहीं दे रही, या फिर जिसने इस स्टोन को जो पकड़ के रखा हुआ है, या फिर इस स्टोन को, इस ऑब्जेक्ट को जो है वो मजबूर किया हुआ है कि वो सर्कल के अंदर मूव करे, तो वो कौन सी ऐसी फोर्स होगी। सबसे पहले तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर किसी स्टोन को जो है वो स्ट्रिंग के या फिर धागे के किसी एक एंड के ऊपर बांधते हैं और अपने हाथ से पकड़ के इस तरह से घुमाते हैं, तो यहाँ पे आप अगर गौर करो तो कौन सी ऐसी फोर्स है कि जो इस पत्थर को जो है वो सर्कल के अंदर घुमा रही है, वो आपकी हाथ की फोर्स है। मतलब हाथ से आपने जो है वो जो फोर्स लगाई हुई है, जो कि बेसिकली एक स्ट्रिंग के अंदर जो जनरेट हुई है, इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो टेंशन की फोर्स जो जनरेट होगी, इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की फोर्स जनरेट होगी, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो इसको इस डायरेक्शन के अंदर खींचा हुआ है और पत्थर जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है, और पत्थर इस सर्कल को क्यों नहीं छोड़ रहा, क्योंकि ये वाला जो धागा है इसने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो इस धागे के अंदर जो खिंचाव होगा, जब आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि जब जो स्टोन है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा होता है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर जो है वो एक टेंशन की फोर्स जो जनरेट हो रही होती है। टेंशन की फोर्स क्या होती है, टेंशन की फोर्स वो होती है कि ये आपके पास जो है वो एक स्ट्रिंग है, आप इसको जो है वो यहाँ से टाइट कर दो और यहाँ से इसको इस तरफ खींचो, तो इसके अंदर आप देखोगे कि टेंशन की फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी। या फिर आप लोगों ने इस तरह से भी देखा हुआ है कि ऊपर से एक चीज़ जो है वो स्ट्रिंग को आप ऊपर से कनेक्ट कर दो और यहाँ पे कोई चीज़ लगा दो, ये नीचे की तरफ जा रही होगी और इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन की फोर्स जनरेट होगी। ये वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि हम उसको जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्टोन को फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर टेंशन की जो फोर्स जनरेट हो रही है जो कि इस डायरेक्शन के अंदर है, जो कि इस स्टोन को सेंटर की तरफ जो है वो खींच रही है, या फिर जिसने इस स्टोन को पकड़ के रखा हुआ है, इस स्टोन को जो है वो ये सर्कल छोड़ने नहीं दे रही, वो इस टेंशन की फोर्स है। तो इस वाले केस के अंदर, पहले वाले केस के अंदर जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, टेंशन की फोर्स। इसी तरह अगर हम लोग दूसरी एग्जांपल देखें, मून अराउंड द अर्थ या फिर मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, तो वो भी कुछ आपके पास जो इसी तरह से सर्कुलर मोशन है तकरीबन। और अगर हम लोग जो है वो इस केस के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स को लोकेट करें, तो ये आपके पास जो है वो फर्ज करो कि अर्थ है और ये आपके पास जो है वो मून है, ये अर्थ है, ये आपके पास मून है, और ये इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, जो कि हम सबको पता है कि जो आपके पास मून होता है वो अर्थ के अराउंड इस तरह से ऑर्बिट करता है। अब ये भी सर्कुलर मोशन है, और अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, तो इस डेफिनेशन से मिलेगी आपको। इस डेफिनेशन को पढ़ो कि वो फोर्स के जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाए या फिर किसी को होल्ड करके रखे सर्कल के अंदर, वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। तो इस केस के अंदर कौन सी ऐसी फोर्स है कि जो इस मून को जो है वो सर्कल के अंदर घुमा रही है, या फिर इस मून को जो है वो ये वाला सर्कल छोड़ने नहीं दे रही। तो इस केस के अंदर लाजमी सी बात है, सबका आंसर जो वो सेम होगा, बच्चों वाला आंसर है। और वो कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशन की फोर्स जो कि मून के ऊपर लग रही है, और मून जो है वो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इस केस के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वो कौन सी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आप लोगों ने जो है वो अपनी मैट्रिक की चैप्टर नंबर 7 के अंदर शायद पढ़ा था कि दो बॉडीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही होती हैं। और इस वाले मैट्रिक इसके फर्स्ट ईयर के अंदर भी आप लोगों का जो है वो आगे एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन वाला, तो उसके अंदर भी आप लोग पढ़ोगे ग्रेविटेशन की फोर्स। फिर ये आपके पास दूसरा केस हो गया, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जो हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स है वो चेंज होगी। पहले वाले केस के अंदर क्या था, टेंशन की फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही थी। दूसरे वाले केस के अंदर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज होगी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स बन गई। इसी तरह अगर हम लोग तीसरी एग्जांपल लें कि बाइक ऑन राउंड अबाउट, चौरंगी के गिर्द अगर कोई बाइक या फिर कोई कार या फिर कोई व्हीकल जो है वो इस तरह से घूम रही हो, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो। फ़र्ज़ करो कि ये आपके पास जो है वो कोई चौरंगी है, इस तरह से कोई चौक है, और इसके अराउंड जो है वो कोई बाइक इस तरह से घूम रही है। बाइक जो है वो ये वाली मोशन जो परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी फोर्स है कि जिसने पकड़ के रखा हुआ बाइक को, या फिर वो फोर्स अगर ना हो तो सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म ही नहीं होगी। तो इस केस के अंदर फ़र्ज़ करो कि अगर ये कोई बाइक है या फिर कोई व्हीकल है और ये इस तरह से मूव कर रही है, तो इस केस के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है
जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है जो कि टायर और रोड के दरमियान होती है, वो फोर्स यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। क्योंकि अगर वो आप इस वाले रोड से हटा दो, मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन की फोर्स हटा दो, तो ये गाड़ी इस तरह से राउंड या फिर सर्कल के अंदर मूव कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने जो वो शुरू में ये बात की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलग से कोई फोर्स नहीं है, बल्कि हर वो फोर्स कि जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाए, वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहला रही होती है। और फिर एक और बात यहाँ पे जो है वो जो याद रखने की है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डेरिवेशन या फिर जो इसका फॉर्मूला, वो हम लोग इसकी डेरिवेशन की बात करेंगे, क्योंकि लाइन से जो है ये चीज़ जाएगी, पहले एक्सेलरेशन की आएगी और फिर आपके पास जो है वो फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की आएगी। एक चीज़ जो याद रखने की है वो आप लोगों ने क्या रखनी है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, और वो हम लोगों ने देख भी ली उस स्टोन वाली एग्जांपल के अंदर कि जो टेंशन की फोर्स जनरेट हो रही थी वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब उस स्टोन को, ये स्टोन है, हम इसको जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर घुमा रहे हैं, इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, लेकिन जो आपके पास स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन की फोर्स जनरेट हो रही थी वो इसको सेंटर की तरफ बुला रही थी। और ये एक आपको क्या पता कहीं डेफिनेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की मिल भी जाए कि सेंटर सीकिंग जो फोर्स होती है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंटर सीकिंग का क्या मतलब, सेंटर सीकिंग फोर्स, ये भी इस तरह से भी जो आप लोग याद रख सकते हो कि सेंटर सीकिंग जो आपके पास फोर्स होती है वो कौन सी फोर्स होती है, वो फोर्स आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंटर सीकिंग फोर्स जो है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। सेंटर सीकिंग का क्या मतलब कि जो ऑब्जेक्ट्स को सेंटर की तरफ खींचे, सेंटर की तरफ बुलाए, उसे हम लोग जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स बोल रहे होते हैं। तो बस ये जो थे वो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों को ध्यान में रखने। अब हम लोग आते हैं अपनी असल चीज़ के ऊपर जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और इसकी डेरिवेशन। द एक्सेलरेशन ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो, ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। या फिर अगर बिल्कुल आसान वर्डिंग के अंदर आप लोगों ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो याद करनी है तो वो इस तरह से याद कर सकते हो कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड क्या, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यू भी याद कर सकते हो, क्योंकि हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जहाँ भी आपके पास फोर्स होगी वहाँ आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन जो है वो लाजमी होती है। अगर कोई फोर्स सेंटर की तरफ यूँ लग रही है, सेंटर की तरफ किसी चीज़ को खींच रही है, तो फोर्स जहाँ पे लग रही है लाजमी सी बात है वहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो तो लाजमी तौर पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन ये वाली जो एक्सेलरेशन होती है ये किस वजह से होती है, ये आपको जो है वो यहाँ पे इन लोगों ने इस डेफिनेशन के अंदर मज़ीद क्लियर करके बताया हुआ, जो कि असल कॉन्सेप्ट भी है। और यही चीज़ आप लोगों ने समझनी है, ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने समझनी है, और ये हम लोग मैट्रिक के अंदर भी जो है वो डिस्कस करके आ चुके हैं। ये वाली जो एक्सेलरेशन होती है ये ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन होती है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने जब हम लोग शायद सेंट्रीपिटल इस सर्कुलर मोशन को स्टार्ट कर दी तब भी हम लोगों ने जो है वो ये वाली चीज़ डिस्कस की थी और बोला था कि जब हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ दोबारा से आएगी। अगर उसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी से रिवाइज करें तो वो क्या चीज़ थी कि वेलोसिटी आपके पास जो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो आपके पास दो चीज़ों से मिलकर बनती है, एक मैग्नीट्यूड और एक जो होता है वो आपके पास डायरेक्शन होती है, एक जो होती है वो आपके पास डायरेक्शन होती है। और अगर इसको जो है वो इस तरह से ना लिखें, इस तरह से लिख दें कि मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन से मिल के जो है वो आपके पास क्या बन रही होती है, वेलोसिटी। और फिर अगर यूँ भी लिखना है तो आप यूँ भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड को हम लोग जो है वो कुछ इस तरह से शो कर रहे होते हैं और डायरेक्शन को जो है वो हम लोग कुछ इस तरह से शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो तभी आपके पास जो है वेलोसिटी बनती है। इसे आप लोग स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होता है वो सिर्फ आपके पास क्या होता है, स्पीड होता है, और मैं स्पीड के साथ अगर डायरेक्शन ऐड कर दो तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अब हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन पढ़ी थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो कि लीनियर एक्सेलरेशन थी, वो किस वजह से थी, ड्यू टू रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड
यानी कि उसके अंदर मैग्नीट्यूड चेंज होता था, और इसे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन बोल रहे होते थे। ठीक है, ये वाली जो थी वो लीनियर एक्सेलरेशन या फिर सिंपल जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ी थी वो वाली होती है। वो किस वजह से होती है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। मतलब कि अगर 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से कोई चीज़ जा रही है और वो कुछ टाइम गुजरने के बाद, 2-3 सेकेंड गुजरने के बाद 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे चली गई, तो ये क्या हुआ? इसकी मैग्नीट्यूड के अंदर जो वो चेंज आया। इसकी जो डायरेक्शन होगी या फिर जो इसकी मोशन होगी वो सेम रहेगी। ये आपके पास जो है वो स्ट्रेट लाइन है और वो गाड़ी इसी के ऊपर जो है मूव कर रही होगी इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास 2 पॉइंट है, P1 और P2। इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी होगी 3 सेकेंड गुजरने के बाद, इतना डिस्टेंस भी उसने ट्रैवल किया, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। तो क्या हुआ कि चेंज आया, लेकिन वो चेंज आपके पास मैग्नीट्यूड के अंदर आया। ये हम लोगों ने जो है वो पढ़ लिया है। इस तरह से जो है वो चेंज अगर आएगा तो वो सिंपल एक्सेलरेशन या फिर लीनियर एक्सेलरेशन कहलाएगी। अब अगर जो चेंज है वो आपके पास डायरेक्शन की वजह से आए, मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो तब भी तो एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा। वेलोसिटी क्योंकि दोनों चीज़ों से मिलकर बनती है, दोनों में से अगर कोई सी भी चीज़ चेंज हो रही है तो आपके पास वेलोसिटी भी चेंज होगी। ये वाली जो एक्सेलरेशन है ये रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन की वजह से आती है, और वो चीज़ जो है वो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। चेंज इन डायरेक्शन की वजह से जो भी आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो किसी बॉडी के अंदर, और ये वाला जो केस होता है ये सिर्फ सर्कुलर मोशन के अंदर होता है, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। उस एक्सेलरेशन को जो कि डायरेक्शन के चेंज की वजह से आ रहा है उसे हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी तक हमने क्या समझा कि वेलोसिटी के अंदर चेंज जो है वो दो तरीकों से आ सकता है। एक मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से जो कि लीनियर एक्सेलरेशन देता है हमें, और एक डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। जो डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से एक्सेलरेशन होती है वो आपके पास कौन सी होती है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड वाली एग्जांपल तो हम लोगों ने ले ली और पढ़ के भी आए हुए हैं काफ़ी डिटेल के अंदर। इसकी जो है वो अभी हम लोगों ने एग्जांपल लेनी है। अच्छा, एक और चीज़ कि इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। वो तो जाहिर सी बात है कि अगर फोर्स जो है वो आपकी डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो जो एक्सेलरेशन होगी लाजमी सी बात है कि वो भी इसी फोर्स के डायरेक्शन के अंदर ही जो है वो डायरेक्ट कर रही होगी। मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की वो भी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही होगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जिस भी डायरेक्शन के अंदर आप लोग फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन के अंदर जो है बॉडी एक्सेलरेट करती है। ये सबका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो फोर्स अगर इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है तो जाहिर सी बात है कि एक्सेलरेशन जो होगी वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगी। अब वेलोसिटी के अंदर चेंज किस तरह से आता है वो भी हम लोग जो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्ज करो कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है और आप जो है वो उसकी डायरेक्शन को देखो। एक पॉइंट ये ले लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये वाला। ठीक है, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अगर हम लोग देखें, वो वाली जो बॉडी है वो जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, अगर कोई बॉडी इसके ऊपर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो सेम है, 20 या 10 मीटर पर सेकेंड कर दो। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड की ही स्पीड से इसके अंदर जो है वो घूम रही है कोई बॉडी। अब डायरेक्शन को अगर हम लोग देखें, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, ये तो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के स्टार्ट में ही देख लिया था कि जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने देखना भी नहीं है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाले केस के अंदर जो है वो तकरीबन कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, डायरेक्शन के साथ क्या हो रहा होगा? इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं डायरेक्शन देखूं वेलोसिटी की, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? लीनियर वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट टू द सर्कल, कुछ इस तरह से। ये हम लोग पहले भी जो है पिछली वीडियोस के अंदर भी जो है वो ये वाली बात करके आ चुके हैं। जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो इस तरह से होती है, या फिर इसे हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोल रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सेम है। इस पॉइंट के ऊपर अगर अब आप देखो तो इसकी जो डायरेक्शन है कहाँ चलेगी? इस तरफ। इस पॉइंट के ऊपर देखो इसकी डायरेक्शन कहाँ चलेगी? इस तरफ। इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ, इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ, इस पॉइंट के ऊपर जो है वो इस तरफ, और इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ। मतलब ये कि हर पॉइंट के ऊपर, हर छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूसली जो है वो आपके पास किसी बॉडी की जो सर्कल के अंदर मूव
कर रही होती है उसकी डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती है। इसी डायरेक्शन की चेंज की वजह से ये वाली जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी चाहे वो मैग्नीट्यूड से हो चाहे वो डायरेक्शन से हो, हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर पॉइंट के ऊपर उस बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट रहा है, डायरेक्शन जो चेंज हो रही है ना, इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम जो है वो इसकी डेरिवेशन के ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। ये वही वाली जो है वो आपके पास बात है, इसकी जो वर्डिंग है, जो दो हमारे पास डायग्राम्स हैं वो आपको जो है बुक के अंदर मिल जाएंगी या फिर नोट्स वगैरह के अंदर मिल जाएंगी। उसकी वर्डिंग कुछ इस तरह से कि कंसीडर करो एक बॉडी थी जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही थी किसी सर्कल के ऊपर। ठीक है, ये जो है आपके पास पहली पोजीशन है उस बॉडी की, और इस पोजीशन के ऊपर जो था वो आपके पास उसकी बॉडी की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो इस तरह से थी, और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो आपके पास v1 था, या फिर जो है वो ये हमारे पास v1 वाला वेक्टर है, वेलोसिटी जो है वो 1 थी इस वाली पोजीशन 1 के ऊपर। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद वो जो है वो पोजीशन 2 पे चली गई, जो कि ये वाली पोजीशन है, इसको हम लोगों ने P2 से शो किया हुआ है। इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, और इसे जो है वो हम लोगों ने v2 बोला हुआ है। ठीक है, और फिर ये वाली चीज़ तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो रेडियस होता है सर्कल का। ठीक है, और ये जो एंगल सबटेंड हो रहा होता है इस आर्क की वजह से इसे हम लोग एंगुलर जो है वो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जिसे डेल्टा थीटा से हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो आर्क होती है, फिर ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, डेल्टा एस, या फिर सिर्फ एस जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। अब अगर हम लोग क्या करें कि इस वाले वेक्टर को और इस वाले वेक्टर को उठाएं और इन दोनों को यहाँ पे इस तरह से मिला दें, v1 उठाया उसे यहाँ पे पेस्ट किया, v2 उठाया और उसे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, किस वजह से, चेंज देखने के लिए कि हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर कितना चेंज आया। तो इसको उठाया यहाँ रख दिया, इसको उठाया यहाँ पे रख दिया, ये जो आपके पास चीज़ आएगी ये क्या कहलाएगा, चेंज इन द वेलोसिटी, और ये डायरेक्शन को बता रहा है कि वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो कितनी चेंज हुई है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इन दोनों वेक्टर्स को जो है यहाँ पे रख दिया, v1 को यहाँ पे, और जो v2 है वो आपके पास उसको हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। अब अगर आप लोग देखो तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भले ना आपको नज़र आ रही हो, आपकी बुक्स के अंदर आपके नोट्स के अंदर जो है वो अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वही लाजमी सी बात है इन दोनों के दरमियान भी होगा, तभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ये आपके पास डेल्टा थीटा है, और ये वाला जो है यहाँ पे भी आपके पास डेल्टा थीटा है, और ये वाला ट्राइंगल जो कि OP1 P2 और ये वाला ट्राइंगल ABC, ये दोनों के दोनों कंग्रुएंट है, मतलब एक एंगल जो है बराबर है, और जो है ये दोनों आपस के अंदर कंग्रुएंट है। ये सारी की सारी चीज़ें आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो बस यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो इसको डिस्कस कर लिया। फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस वाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अगर हम लोग देखें, या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, अभी भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। सबसे पहली चीज़ इन्होंने क्या लिखी हुई है, वही लिखी हुई है कि अगर मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है तो क्या मैं v1 का मैग्नीट्यूड, मतलब इस पोजीशन के ऊपर जो वेलोसिटी होगी इस बॉडी की, उसका मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि v इस तरह से लिखें तो इसका मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो पॉइंट या फिर पोजीशन 1 के ऊपर जो वेलोसिटी थी उसका मैग्नीट्यूड हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, ये बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट पोजीशन 2, क्योंकि हमारे पास पूरी सर्कुलर मोशन के अंदर जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का वो तो कांस्टेंट होगा ना, तो ये v1 भी और v2 भी आपस में बराबर है, और इन दोनों को हम लोग ना जो है वो सिर्फ v से डिनोट कर रहे हैं। v से डिनोट कर रहे हैं क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो सेम है, तो हम लोगों ने इसको v से डिनोट कर दिया और आगे लिख भी दिया कि ये जो है ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी हर पॉइंट के ऊपर, तो हम लोग इसे जो है वो सिर्फ v से डिनोट कर रहे हैं, v1 और v2 से डिनोट नहीं कर रहे। 1 और 2 इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकें, डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो कांस्टेंट होगा, तो इसे जो है हम लोगों ने v लिख दिया यहाँ पे कि ये जो है ये मैग्नीट्यूड है और दोनों का जो है वो सेम है और ये कांस्टेंट है। बट फ्रॉम फिगर, लेकिन अगर हम लोग फिगर से देखें
तो वेलोसिटी का जो आपके पास डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से बन रही है। ये डायरेक्शन है, आपके पास ये वाली डायरेक्शन है। ये जो है ये हम लोगों ने इसलिए बनाया कि हम लोग डायरेक्शन को देख सकें। इस डायरेक्शन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो v1 है, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड तो हमने बता दिया कि ये कांस्टेंट है। डायरेक्शन के साथ क्या हो रहा है कि v1 प्लस डेल्टा v जो है वो आपके पास इक्वल आ रहा है v2 के। हेड टू टेल रूल लगा हुआ है। हेड टू टेल रूल कैसे, यहाँ पे आप लोग देखो कि ये आपके पास क्या है v1, और फिर इसके ऊपर जो डेल्टा v है, चेंज इन v, वो कुछ इस तरह से आया हुआ है। ठीक है, ये हेड टू टेल रूल हो गया कि पहला वेक्टर इस वेक्टर के हेड के ऊपर जो है वो दूसरे वाले वेक्टर की टेल, और फिर यहाँ से जो है वो आखिरी वेक्टर जा रहा है जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि v2 है, ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। और ये आपके पास जो है वो वेक्टर 1 और वेक्टर 2 कहलाता है। मतलब ये कि v1 प्लस डेल्टा v को आप ऐड करोगे तो v2 बनेगा। ये वाली जो फिगर है ये हमें ये बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कर दिया। फिर अगर डेल्टा v की वैल्यू निकालें तो v1 उस साइड पे जाके जो है माइनस हो जाएगा। डेल्टा v किसके इक्वल आ गया, v2 माइनस का v1, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। यहाँ पे ये बता भी दो कि ये जो है आपके पास डायरेक्शन है, जो कि v2 माइनस का v1 के बराबर है। डेल्टा v चेंज इन जो है वो आपके पास वेलोसिटी और ये डायरेक्शन को बता रहा है, जो कि शायद यहाँ पे हम लोगों ने लिख भी दिया है कि दिस चेंज इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, जो कि डायरेक्शन को बता रहा है कि डायरेक्शन कितनी चेंज हुई है किसी बॉडी की। फिर इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट ट्राइंगल P1O और P2, ये दोनों फिगर से जो है वो आपके पास क्लियर है कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और जो है वो आपके पास ABC, ये वाला ट्राइंगल, ये कंग्रुएंट है, दोनों के दोनों जो बराबर हैं। यहाँ पे नहीं लग रही, लेकिन आप जब बुक के अंदर देखोगे तो आपको कंग्रुएंट लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। और ये थीटा और ये थीटा भी जो है बराबर है, और जो चेंज आ रहा है यहाँ पे वो भी तकरीबन जो है वो बराबर है। तो इसका मतलब कि दोनों के दोनों कंग्रुएंट है, कंग्रुएंट है। अगर कंग्रुएंट है तो हमारे पास जो रेशो होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर दो ट्राइंगल आपके पास कंग्रुएंट है, फ़र्ज़ करो कि एक ये वाला और एक ये वाला ट्राइंगल आपके पास कंग्रुएंट है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अगर इसका और इसका रेशो लो, इसका और इसका रेशो लो, तो दोनों सेम आएंगे। अगर ये S है, ये N है, ये R है और ये P है, तो S/N बराबर होगा R/P के। ये आपके पास मैथमेटिक्स के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी इन लोगों ने लगाई है कि डेल्टा S, जो कि ये वाली चीज़ है, अपॉन R इक्वल आएगा डेल्टा V, और अपॉन में इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ की वैल्यू आप लिख दो, क्योंकि दोनों के दोनों अगर हम लोग देखें तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अगर मैग्नीट्यूड की सिर्फ हम लोग बात करें, जो कि हम लोगों ने V बोला हुआ है, तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड जो होगा वो V होगा, यहाँ पे भी जो है मैग्नीट्यूड V होगा। इसको इस तरह से लिख दो ताकि आप लोगों को लगे कि ये मैग्नीट्यूड है। और यहाँ पे भी अगर लगाना है तो लगा दो, नहीं भी लगाओ तो V हम लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ कि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो ये बराबर होगा। तो S यानी कि डेल्टा S अपॉन R का रेशो बराबर है आपके पास डेल्टा V अपॉन V के रेशो के। ये आपके पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैथमेटिक्स के अंदर होता है कि ये वाला इसका और इसका रेशो और इसका और इसका रेशो जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो इसे सॉल्व कर लिया। अब अगर मज़ीद इसे आगे सॉल्व करें तो इस V को अगर हम लोग इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ पे ले आएँ, ठीक है, इसको अगर हम लोग साइन क्रॉस करके यहाँ पे ले आएँ तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, V इंटू डेल्टा S अपॉन R बन जाएगा ये, ठीक है, और इज इक्वल्स टू डेल्टा V। और अगर इसे मज़ीद जो है वो तरतीब से लिखें तो डेल्टा V जो है वो आपके पास बराबर आएगा V अपॉन R इंटू डेल्टा S। इसको हम लोग जो है इस तरह से लिख देते हैं, डेल्टा S को हम लोगों ने साइड पे करके इस तरह से लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग दोनों को डिवाइड करवा दें, डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा T, दोनों को जो है वो डेल्टा T से डिवाइड करवा दें, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे डेल्टा V अपॉन डेल्टा T आएगा इज इक्वल्स टू V अपॉन R डेल्टा S और अपॉन में डेल्टा T। मैथमेटिक्स का एक रूल है कि हम खुद से जो है वो दोनों तरफ इक्वेशन के डिवाइड करवा सकते हैं, चीज़ें जो कि हम लोगों ने जब हम लोग लीनियर रिलेशंस पढ़े थे तो उसके अंदर भी किया था। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग ये कर दें, फिर इसके बाद क्या हो कि हम लोग लिमिट ले लें।
ये वाली चीज़ जो है वो मिटानी पड़ेगी, या फिर चलो इसी के ऊपर जो है वो हम लोग कर देते हैं कि टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड। या फिर यहाँ पे मिटा देते हैं, वहाँ जो है वो काफ़ी कंजस्टेड करके जो हमें करना होगा। ये वाला अगर लिखना है तो पॉज करके जो है वो वीडियो आप लोग लिख सकते हो। अब अगर दोनों तरफ हम लोग लिमिट ले लें, और लिमिट कौन सी वाली, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 वाली, जो कि हम लोगों ने पीछे जो है वो केसेस के अंदर भी लिया हुआ है। तो क्या होगा कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे जो है वो लिमिट लगा दो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ पे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। लिमिट क्या करता है आप लोगों को पता है कि ये इंस्टेंटेनियस कर देता है वैल्यू, या फिर ये जो चेंज होता है आपके पास टाइम का, वो बिल्कुल जो है वो इंस्टेंटेनियस, यानी कि एक लम्हे की वैल्यू जो है वो हमें दे देता है। और जो है वो इसका मज़ीद कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ लिमिट लगाने का मकसद क्या है कि ये इंस्टेंटेनियस हो जाए। और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आप लोगों ने जो है वो कहीं पे पढ़ा हुआ है, डेल्टा वी अपॉन टी या फिर डेल्टा वी अपॉन जो आपके पास डेल्टा टी किसके बराबर होता है। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कि डेल्टा वी अपॉन टी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो जाहिर सी बात है आप लोग बोलोगे कि एक्सेलरेशन की, क्योंकि आप लोग पढ़ के आ चुके हो। इसी तरह अगर मैं डेल्टा एस अपॉन या फिर सिर्फ एस अपॉन टी आपसे पूछूंगे किसके बराबर होता है, या डेल्टा भी लगा दो तो कोई मसला नहीं है, तो आप लोग जो है वो बोलोगे कि ये वेलोसिटी के इक्वल होता है, क्योंकि आप लोग पढ़ के आ चुके हो, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये वाली जो चीज़ है इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कौन सी एक्सेलरेशन है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम जो है वो इसका एक छोटा सा सिंबल जो कि ए सी है वो लगा सकते हैं, जो कि बता रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। फिर ये v अपॉन आर जो है इज, और इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा, v, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे लिखा हुआ है कि डेल्टा एस अपॉन टी जो v के बराबर होता है। तो फाइनली आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बनी, v स्क्वायर अपॉन आर। ये आपके पास क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और इसके कुछ मज़ीद आपके पास जो है वो मज़ीद मतलब इसको आप खोल भी सकते हो, खोल के भी लिख सकते हो, क्योंकि जो आप लोग जो है वो पीछे रिलेशंस वगैरह पढ़ के आ चुके हो। जैसे हमारे पास हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि v जो होता है वो r ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ हम लोगों ने रिलेशन के अंदर पढ़ी थी, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के। तो आप इसको जो वो चेंज भी कर सकते हो, अगर एंगुलर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनी हो और आपको लीनियर वेलोसिटी नहीं दी हुई बल्कि एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है, और साथ ही साथ जो है वो उस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो आप ये भी पुट करके जो है वो यहाँ से निकाल सकते हो। इसकी एक और शक्ल आ जाएगी, अगर इसे चेंज करें हम लोग तो ए सी इज इक्वल्स टू वी की जगह पे आर ओमेगा पुट कर दिया, स्क्वायर अपॉन में जो है वो आर, तो ये बराबर होगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। इस आर से जो है वो ये वाला आर कैंसिल, और इसकी एक और जो शक्ल आएगी हमारे पास वो कौन सी आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की ही एक और शक्ल हमारे पास निकल के आएगी, और वो कौन सी है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है आर इंटू ओमेगा स्क्वायर के। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लोग दो फॉर्मूलों से निकाल सकते हो, एक ये वाला, एक जो है वो आपके पास ये वाला, जिसके अंदर सिर्फ आर जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल है, और एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको पता हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। एक और फार्मूला भी बन सकता है इसका, जो कि शायद किसी प्रॉब्लम के अंदर या फिर कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करना पड़ जाए, और वो कौन सा है, वो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि ये आपके पास एस इज इक्वल्स टू वी टी, ये वाली इक्वेशन सबको पता है डिस्टेंस जो मेजर करने की। अब चूंकि ये जो है वो आपके पास सर्कुलर मोशन है, तो सर्कल के अंदर हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, अगर हम लोग कंप्लीट सर्कुलर पैथ को जो है वो कंसिडर करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सरकमफेरेंस को, तो हमें पता है कि सरकमफेरेंस जो होता है वो सर्कल का किसके बराबर होता है, सरकमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई के, ठीक है। तो यहाँ पे आप एस की जगह पे 2 पाई डाल सकते हो, इक्वल्स टू जो सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर होती है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, और एक पूरी वाइब्रेशन या फिर एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आप लोग टाइम पीरियड या फिर कैपिटल टी बी डाल सकते हो, जो कि टाइम पीरियड होता है बेसिकली। और इसको अगर हम लोग देखें तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, पूरा एक कंप्लीट सर्कल, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है ना कोई ऑब्जेक्ट, तो ये एक फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसको हम लोग यहाँ पे टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट से भी जो ले सकते हैं।
और इसी से जो है वो हम लोग ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या फिर एक आपके पास वो टाइम कि जिस टाइम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अपने सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करे, मतलब अपने सर्कल को कंप्लीट करे, ये वो वाला टी है। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो आप लोग इससे भी निकाल सकते हो। अब इस ओमेगा की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे डालें तो ए सी का एक और फॉर्मूला आपके पास बन के आएगा, जो कि आर इंटू 2 पाई अपॉन टी और इसका स्क्वायर। तो ए सी का जो फाइनल फार्मूला होगा वो आपके पास होगा आर इंटू 4 पाई और अपॉन में टी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो है सबके ऊपर गिरेगा। या फिर इसको जो है वो मज़ीद आप इस तरह से लिख दो कि 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपके पास एक और फार्मूला बन गया किसका, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने का। 3 फार्मूले हम लोगों ने बना लिए, इन तीनों से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये कब, कि जब आपको लीनियर वेलोसिटी दी हुई हो, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया वो, ठीक है, और रेडियस ऑफ द सर्कल दिया वो। ये कब, कि आपको जब एंगुलर वेलोसिटी दी हुई हो और सर्कुलर पैथ का रेडियस दिया वो। ये कब, कि जब आपको रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ और टाइम पीरियड दिया हुआ, कि 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, कितने भी टाइम के अंदर उस बॉडी ने कंप्लीट किया अपने सर्कुलर पैथ को या फिर अपने सर्कल को। तो ये तीनों के तीनों फार्मूले और अपने अपने इनकी यूजेज है डाटा के हिसाब से जो आप लोग इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। अब अगर हम लोग बढ़े सेंट्रीपिटल फोर्स के ऊपर, उसकी डेरिवेशन के ऊपर। सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों ने समझ तो लिए कि वो क्या है, अगर उसकी डेरिवेशन के ऊपर बढ़े तो जल्दी से उसकी डेरिवेशन जो है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। बाकी सारा हम लोगों ने मिटा दिए, अगर आप लोगों ने लिखने थे तो आप जो है वो रिमाइंड करके, स्टॉप करके, पॉज करके वीडियो जो आप लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग लिखें सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला है, तो वो तो बहुत ही आसान है, सबको पता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दूँ कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के जो है वो आपके पास सेकेंड लॉ के मुताबिक आपको पता है कि फोर्स जो होता है वो एम ए के इक्वल होता है। ठीक है, अगर फोर्स सेंट्रीपिटल की बात हो रही है तो एम इंटू ए भी जो है वो सेंट्रीपिटल आ जाएगा। सेंट्रीपिटल का फार्मूला यहाँ पे पुट कर दो, एफ सी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, बड़ा मशहूर फार्मूला है और ये तकरीबन सभी को पता होता है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और अगर फिर मज़ीद 2-3 फार्मूले बनाने तो आप बना सकते हो, बल्कि बाकी जो ये वाला फार्मूला है ये बेसिक फार्मूला है और यही जो है वो हर जगह पे यूज़ हो रहा होगा। तो ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन आ गई। अब आखिरी जो स्पेशल केस है हमारे पास उसको भी देख लेते हैं कि स्पेशल केस जो वो किस तरह का है और उसका क्या फार्मूला जो बन रहा होता है। ये जो स्पेशल केस है बेसिकली ये एक फार्मूले के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है एक फार्मूले के अंदर इस्तेमाल, एक न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होगा, तो तभी हम लोग इससे पहले ही जो है वो स्पेशल केस बना के सॉल्व कर रहे हैं, ताकि न्यूमेरिकल के अंदर जो है उतनी ज़्यादा परेशानी ना हो या फिर वहाँ पे आपको जो है अलग से समझने की ज़रूरत ना हो। तो स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस ये है कि जब आपके पास बॉडी की या फिर जब कोई बॉडी पजेस करे, व्हेन द बॉडी हैव 2 एक्सेलरेशंस, बॉडी के पास जो है वो दोनों एक्सेलरेशन, जब बॉडी के पास दोनों एक्सेलरेशन हो, एक कौन सी, सेंट्रीपिटल, ठीक है, एक जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो और दूसरी जो है वो आपके पास टेंजेंशियल वाली भी हो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि लीनियर एक्सेलरेशन, इसे आप जो है वो लीनियर एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, लीनियर एक्सेलरेशन। और लीनियर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होती है, कि जब कोई बॉडी सर्कल के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ नहीं बल्कि वेरिएबल स्पीड के साथ मूव करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे जो है वो ये एक बात नोट कर लो कि जब ये वाला जो केस है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है, ये बल्कि ये किसके लिए, वेरिएबल के लिए, वेरिएबल वेलोसिटी। या फिर जो हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ी थी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसके अंदर भी ये पढ़ा था कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो आपके पास चेंज हो रही होती है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन कब होती है, कि जब वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो किसी सर्कल के अंदर। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि
जो ये स्पेशल केस है वो वर्ब है या फिर उस वक्त के लिए कि जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो और वेरिएबल वेलोसिटी इन अ सेंस के मैग्नीट्यूड भी जो चेंज हो रहा हो, चेंज इन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो पहले ही चेंज हो रही है, अब साथ साथ क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। अब हमें पता है कि जब मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो है वो जो हमने पढ़ी थी एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उसका फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का जो है वो क्या आपके पास जो है वो रिलेशन बन रहा होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा से हम लोग शो करते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास रिलेशन था लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का वो क्या था कि ए टी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसके आगे लिख भी देते हैं कि ये जो होता है ये ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा के बराबर हो। अच्छा ये ओमेगा नहीं है, अल्फ़ा है। ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फ़ा जो कि इसके बराबर होता है। और ये कब प्रोड्यूस होती है कि जब कोई बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी इन सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो मोशन परफॉर्म कर रही हो सर्कुलर पैथ के अंदर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब होती है कि जब डायरेक्शन जो वो चेंज हो रही है, और वो तो हमेशा मतलब हर पॉइंट के ऊपर हो रही होती है, तो ये तो लाजमी सी बात है कि होगी। तो ए सी जो है वो आपके पास वी स्क्वायर अपॉन आर जो कि अभी हम लोग जो पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो एक ही वाली एक्सेलरेशन भी हो और फिर वो क्या करेगी अपने मैग्नीट्यूड को भी चेंज करना स्टार्ट कर दे। मैग्नीट्यूड को चेंज करना स्टार्ट करेगी तो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो आपके पास ये वाला रिलेशन भी आएगा कि जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो भी होगी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी। अब इस पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट के ऊपर जो एंगुलर या फिर ये जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है या फिर लीनियर एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में लीनियर वेलोसिटी होती है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में। ए टी जो है वो आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में होगी। और अगर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपके पास कौन सी होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, कुछ इस तरह से। ये ए सी है और ये आपके पास क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दोनों के दोनों एक्सेलरेशन मौजूद है, ये डायरेक्शन के चेंज की वजह से और ये आपके पास बॉडी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों के दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, वो तो देखने से पता लग रहा है क्योंकि दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट टू द सर्कल है और ये टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछूं कि ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के बताओ। जैसे आपके पास ये वाला सवाल होता है कि ये आपके पास जो है वो एफ एक्स है, ठीक है, ये जो है आपके पास एफ वाई, दो आपके पास जो है वो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल के बताओ, इनका रिजल्टेंट निकाल के बताओ, जो कि हमें पता है कि वो एफ होता है। तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था इसका, किसके बराबर था, एफ इज इक्वल्स टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो सिंपली यहाँ पे भी हम लोग जो है वो यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान, तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल के अंदर इस्तेमाल होगा, ये याद रखना। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो किसके बराबर होगा, ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। मतलब एक वैल्यू लिखो उसका स्क्वायर लो, दूसरी वैल्यू लो उसका स्क्वायर लो और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर जो है वो और ऊपर अंडर रूट करते हैं हम लोग तो हमें रिजल्टेंट मिलता है। तो रिजल्टेंट आप इसे सिंपल ए से भी डिनोट कर सकते हो, ए आर से भी डिनोट कर सकते हो, और अपना कोई सा भी सिंबल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। बुक के अंदर चूँकि ए आया हुआ है तो तभी हम लोगों ने जो है यहाँ पे ए लिख दिया। तो ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। कब, कि जब बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो, जो कि हमेशा होती है, एक फैक्ट है, और साथ साथ क्या हो कि मैग्नीट्यूड भी चेंज होना शुरू हो जाए, वो अपने जो है वो स्पीड को तेज़ करना स्टार्ट कर दे, या फिर जो है वो अपने मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज करना स्टार्ट कर दे। तो दोनों की दोनों एक्सेलरेशन होंगी उस पॉइंट के ऊपर या फिर उस वाले जो है वो टाइम के ऊपर। और रिजल्टेंट एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछी जाए कि कितनी है तो वो कुछ इस तरह से निकलेगी। और इसी के साथ साथ जो है वो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है इसकी थ्योरी जितनी भी थी हम लोगों ने वो सारी की सारी ख़त्म कर ली। दोनों पोर्शन जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन था, ये दोनों के दोनों हम लोगों ने जो वो कम्प्लीटली स्टडी कर लिए।
और प्रोजेक्टाइल मोशन के हम लोग न्यूमेरिकल्स भी पढ़ चुके हैं सारे के सारे। सिर्फ सर्कुलर मोशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये रहते हैं, और ये हम लोग आने वाली जो है वो एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं है सर्कुलर मोशन के, 2 से 3 या 4 न्यूमेरिकल्स होंगे, तो वो एक ही वीडियो के अंदर जो है वो कवर करके इसे ख़त्म करेंगे। और फिर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जम करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 5 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।